11 जुलाई 2006 मुंबई। चर्चगेट स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर कुछ लोगों को काले रेक्जिन बैग्स के साथ देखा गया। अचानक एक जोर का धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि ट्रेन का डबल लेयर्ड स्टील रूफ फट जाता है। 14 जुलाई एक इंडियन टीवी चैनल को एक ईमेल मिला। सवाल ये था कि इतने बड़े अटैक को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड कौन है। 11 जुलाई 2006 मुंबई। शाम के 6 बज रहे हैं। मुंबई का वेस्टर्न रेलवे लाइन सुबर्बन रेलवे नेटवर्क अपने पीक पर है। लैक्स ऑफ कम्यूटर्स अपने घर जाने के लिए लोकल ट्रेन्स में भीड़ कर रहे हैं। चर्चगेट से बोरीवली और विरार जाने वाली ट्रेन्स में फर्स्ट क्लास जनरल कंपार्टमेंट्स लोगों से भरे हुए हैं। ये वो वक्त है जब मुंबई अपनी फुल स्पीड में होती है। लोग अपने ऑफिस से निकलकर घर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने क्लासेस से वापस आ रहे हैं और हॉकर्स अपना सामान बेच रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अगले 11 मिनट में ये रोजमर्रा की जिंदगी एक खौफनाक नाइटमेयर में बदल जाएगी। चर्चगेट स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर कुछ लोगों को काले रेक्जिन बैग्स के साथ देखा गया। ये बैग्स अखबारों में लिपटे हुए थे और सामान्य लग रहे थे। शाम 6:24 चर्चगेट से बोरीवली जा रही एक ट्रेन नंबर 5031 खार रोड स्टेशन को पार कर सांता क्रूज की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन का फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। रश की वजह से लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हैं। कुछ लोग सीट पर बैठे हुए हैं, कोई अपने फोन पर बात कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और कोई अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। अचानक एक जोर का धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि ट्रेन का डबल लेयर्ड स्टील रूफ फट जाता है। चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई देती है और कंपार्टमेंट के अंदर का सीन एक हॉरर मूवी के जैसे हो जाता है। ब्लास्ट की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज थी कि कई लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला अभी नहीं रुकता। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। ब्लास्ट के तुरंत बाद अगले 11 मिनट तक 6 और धमाके होते हैं, एक सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ, जैसे किसी ने इन ब्लास्ट को परफेक्टली टाइम किया हो। जोगेश्वरी, माहिम जंक्शन, मीरा रोड, भायंदर, माटुंगा और आखिरी ब्लास्ट 6:35 पर बोरीवली के पास होता है। हर ब्लास्ट ने ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को निशाना बनाया था। कुल 7 बम, 7 ट्रेनें और उन 7 स्टेशनों के आसपास का इलाका दहल उठा। इमरजेंसी सर्विसेज जल्दी से मोबिलाइज हुई। पुलिस, फायर ब्रिगेड और आसपास के लोकल्स ने मिलकर रेस्क्यू स्टार्ट किया। इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। केईएम, जेजे, सायन और लीलावती जैसे हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट पर रखे गए। रोड्स पर ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंसेज स्टक और सिटी में डर का माहौल। इन ब्लास्ट में 189 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी थी और लगभग 800 लोग घायल हुए थे। मामला बिल्कुल साफ था कि ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं बल्कि प्री प्लान्ड एक टेररिस्ट अटैक है। धमाकों के तुरंत बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और एटीएस ने ब्लास्ट साइट को सील कर दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मलबे से एविडेंसेस कलेक्ट किए, प्रेशर कुकर के टुकड़े, आरडीएक्स के अवशेष और टाइमर डिवाइसेस। शुरुआती जांच में पता चला कि बमों में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर था जो थर्मोबैरिक एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। ये हाई इंटेंसिटी बम होते हैं जो छोटे से दायरे में भारी तबाही मचा सकते हैं। बमों को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रखा गया ताकि मैक्सिमम कॉजल्टीज हो। पुलिस ने ट्रेनों में मौजूद यात्रियों और स्टेशन स्टाफ से पूछताछ शुरू की। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने सस्पिशियस बैग्स देखे थे, लेकिन कोई ठोस लीड नहीं मिली। सवाल ये था कि इतने बड़े अटैक को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड कौन है। मुंबई पुलिस ने थाने और नासिक में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। 350 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। खास तौर पर उन इलाकों में तलाशी ली गई जहां रेडिकल ग्रुप्स की मौजूदगी का शक था। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर शक गहराया क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स पहले हुई आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए थे। हालांकि एसआईएमआई ने इन धमाकों से इनकार कर दिया। तारीख 14 जुलाई एक इंडियन टीवी चैनल को एक ईमेल मिला। इसमें लश्कर-ए-कहार नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली, लेकिन एटीएस को शक था कि ये एक फेक क्लेम हो सकता है ताकि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनसे ध्यान हटाया जा सके। रा और आईबी ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करना शुरू किया। शुरुआती रिपोर्ट्स में पाकिस्तान बेस्ड एलईटी यानी कि लश्कर-ए-तैयबा और जेईएम जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सामने आया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एम.के. नारायणन ने कहा कि उनके पास आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट के प्रेटी गुड एविडेंस है। यूनियन होम सेक्रेटरी वी.के. दुग्गल ने इसे फेयरली सॉलिड बताया।
हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस ने मोबाइल टावर डेटा का विश्लेषण किया ताकि सस्पेक्ट्स के मूवमेंट का पता लगाया जा सके, लेकिन नेटवर्क जैम होने की वजह से शुरुआती डेटा अधूरा था। उस टाइम तक मुंबई के स्टेशनों पर सीसीटीवी का इस्तेमाल सीमित था, लेकिन जो फुटेज उपलब्ध थी उन्हें खगाला गया। कुछ ब्लरी विजुअल्स में सस्पिशियस लोग दिखे, लेकिन चेहरे साफ नहीं थे। साल 2006 के आखिरी में एटीएस ने 30 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका के तहत चार्ज शीट दाखिल की। इसमें 13 लोगों को मुख्य अक्यूज्ड बनाया गया। 2007 में स्पेशल मकोका कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 800 से ज्यादा गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट, टेक्निकल सबूतों को पेश किया गया। साल 2008 एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली जब इंडियन मुजाहिदीन के एक लीडर सादिक शेख को गिरफ्तार किया गया। सादिक ने कबूल किया कि उसने और उसके साथियों ने सेंट्रल मुंबई के एक फ्लैट में प्रेशर कुकर बम बनाए थे। सादिक ने बताया कि बमों को टैक्सियों में ले जाया गया था और ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बों में प्लांट किया गया था। हर बम को केयरफुली टाइम्ड किया गया था ताकि सभी धमाके 11 मिनट के भीतर हो। सादिक के अनुसार IM का मकसद गुजरात दंगों और कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार का बदला लेना था। उसने यह भी बताया कि हमले में कोई सुसाइड बमर्स नहीं थे, सभी बम रिमोटली डेटोनेटेड थे। एटीएस ने कहा कि कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स ने बम रखने में मदद की थी। उनके पास LAT के ऑपरेटिव्स के भारत आने के सबूत थे। नेपाल बॉर्डर के रास्ते कुछ सस्पेक्ट्स के आने जाने की बात सामने आई थी। जांच में पता चला कि RDX की सप्लाई पाकिस्तान या बांग्लादेश के रास्ते हुई थी। यह हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव आमतौर पर मिलिट्री यूज के लिए होता है, जिसने ISI के इन्वॉल्वमेंट के शक को और गहराया था। LAT के एक सीनियर कमांडर आजम चीमा पर हमले को प्लान करने का शक था। भारत ने पाकिस्तान से चीमा को सौंपने की मांग की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 2015 में कोर्ट ने 13 में से 12 लोगों को दोषी ठहराया। कमल अंसारी, मोहम्मद फैसल, एहतिसाम सिद्दीकी, नावेद खान और आसिफ खान, इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 7 और लोग साजिद अंसारी, मोहम्मद अली, तनवीर अंसारी, माजिद सैफी, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख और जमीर शेख को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। एक अक्यूज्ड अब्दुल वाहिद को बरी कर दिया गया। जनवरी 2025 में मुंबई हाई कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी कंफर्मेशन और अक्यूज्ड की अपील पे हियरिंग खत्म की। बॉम्बे हाई कोर्ट का फाइनल फैसला अभी भी पेंडिंग है। डेथ पेनाल्टी कंफर्म होगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अगर डेथ पेनाल्टी कंफर्म होती है तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है।